आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं। एक नन्ही परी, खुशबू की और एक लकड़हारे के परिवार की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे बिना किसी स्वार्थ के की गई मदद किसी की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई जादुई परी अपनी दुनिया से भटक कर अचानक हमारी धरती पर आ जाए। बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की नींव है, जहां से सब कुछ शुरू होता है। अब हमारी कहानी की जो हीरोइन है ना, परी खुशबू, उसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि वो आई कहाँ से थी। तो चलिए एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं परी लोग की जादुई दुनिया का। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जो कहते हैं स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे परियों ने खुद अपने जादू से संवारा था। और हाँ, वहां की रानी हर परी को एक जादुई छड़ी देती थी। पता है, ये छड़ी ही उनकी पूरी दुनिया का, उनकी शक्ति का आधार थी। इसके बिना सब कुछ अधूरा था। और इसी खूबसूरत दुनिया में रहती थी हमारी खुशबू, रानी परी की बेटी। खुशबू आप कह सकते हैं थोड़ी एडवेंचरस थी। उसे सबसे ज्यादा मजा आता था अपनी छोटी सी जादुई छड़ी लेकर बादलों के भी ऊपर, बहुत ऊपर उड़ जाने में। लेकिन कहते हैं ना, हर रोमांच अपने साथ थोड़ा खतरा भी लाता है। और बस खुशबू की यही एक उड़ान एक ऐसे हादसे का कारण बनी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि एक दिन खुशबू उड़ते उड़ते इतनी ऊपर चली गई कि बादलों से भी पार निकल गई और फिर वो रास्ता भटक गई। अब जब वो घबराकर नीचे आ रही थी तो अचानक एक पक्षी से टकरा गई और उफ, जो सबसे बुरा हो सकता था वही हुआ। उसकी जान से प्यारी जादुई छड़ी उसके हाथ से फिसलकर सीधा नीचे धरती पर जा गिरी। अब जरा उस नन्ही परी के बारे में सोचिए। एक अनजान जंगल, वो अकेली और बिना अपनी जादुई छड़ी के। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां भी खत्म हो रही थीं। वो तो बस एक आम बेसहारा बच्ची बनकर रह गई थी। डर के मारे वो बस फूट फूट कर रोने लगी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल की उस खामोशी में किसी ने उसके रोने की आवाज सुन ली और यहीं से कहानी का रुख उस परिवार की तरफ मुड़ता है जिनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वहीं पास में ही एक लकड़हारा रहता था, अपनी पत्नी और एक 5 साल के बेटे मोहित के साथ। जैसे ही उन लोगों ने रोने की आवाज सुनी, वो दोनों यानी बाप बेटा फौरन बाहर दौड़े ये देखने के लिए कि भाई कौन है जो इतनी मुश्किल में है। और जानते हैं, यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। यहाँ दो दुनियाओं की दो अलग अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ थी डरी हुई खुशबू, जिसे हमेशा यही सिखाया गया था कि इंसानों से दूर रहना, और दूसरी तरफ था छोटा सा मोहित, जिसे उसकी माँ ने सिखाया था कि मुसीबत में कोई भी हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और जाहिर है, मोहित ने अपनी माँ की सीख को ही चुना। उस सीधे साधे लकड़हारे के परिवार ने, आप यकीन नहीं करेंगे, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने उस अनजान बच्ची को अपने घर में जगह दी, उसे प्यार से खाना खिलाया और रात भर के लिए पनाह दी। पर बात सिर्फ एक रात की पनाह की नहीं थी। नहीं, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां ये परिवार अपनी उस नन्ही सी दोस्त के लिए एक ऐसी कुर्बानी देने वाला था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कई दिनों तक लकड़हारा और मोहित जंगल का चप्पा चप्पा छानते रहे, पर वो छड़ी कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक बाजार में घूमते हुए मोहित की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी और वहां शीशे के पीछे चमक रही थी वही खुशबू की सुनहरी जादुई छड़ी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उस सुनार ने छड़ी की इतनी बड़ी कीमत बताई कि उनके तो होश ही उड़ गए। तब उस गरीब लकड़हारे ने जो कहा वो सच में हैरान कर देने वाला था। उसने सुनार से कहा, एक काम करो, इस छड़ी के बदले में मेरा घर, मेरी जमीन, सब कुछ ले लो। जैसे ही छड़ी खुशबू के हाथ में आई, उसकी सारी जादुई शक्तियां वापस आ गईं। वो बहुत खुश थी। उसने उस परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उनसे मिलने वापस जरूर आएगी। और फिर वो उड़ गई अपने परीलोक। लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ धरती पर वो परिवार अकेला और अब तो बेघर भी रह गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस परिवार ने अच्छा करके सब कुछ खो दिया? क्या उनकी कहानी का अंत यहीं हो जाता है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां सच्ची नेकी का असली इनाम मिलता है। सोचिए, अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ गंवाकर अब उस परिवार को जंगल में ही एक तंबू लगाकर रहना पड़ रहा था। ये उनकी नेकी की फौरी कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। उधर परीलोक में जब खुशबू ने अपनी माँ यानी रानी परी को उस परिवार की पूरी कहानी सुनाई, उनकी दरियादिली और उनकी कुर्बानी के बारे में बताया, तो रानी का दिल भी भर आया और वो खुद उस परिवार को ढूंढने के लिए धरती पर आ गई। जब रानी परी ने लकड़हारे की पत्नी से पूछा कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग क्यों किया, तो उस औरत ने जानते हैं क्या जवाब दिया? बहुत ही सादगी से बोली, महारानी जी, हमने तो खुशबू को अपनी बेटी ही मान लिया था, और बेटी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। ये जवाब सुनकर रानी परी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की, सीधा उस सुनार के पास गईं, उसे मुंह मांगा बल्कि 2 गुना सोना देकर उस परिवार का घर और जमीन वापस खरीद लिया और उन्हें सौंप दिया। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। जब वो परिवार वापस अपने घर के अंदर गया ना, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका वो छोटा सा मामूली सा घर अब सोने और चांदी के एक ऐसे जादुई खजाने से भर चुका था जो कभी कभी खत्म नहीं होने वाला था। तो देखा, ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाती है कि सच्ची नेकी का इनाम हमेशा मिलता है। शायद उस वक्त नहीं या उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं, पर मिलता जरूर है। ये कभी बेकार नहीं जाती। तो अगली बार जब किसी की मदद करने का मौका मिले, तो इस लकड़हारे के परिवार को जरूर याद रखें। कहते हैं पुरानी कहानियों में ना अक्सर बड़े गहरे सबक और चेतावनियां छिपी होती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जहां एक बहुत ही चालाक मगरमच्छ सोने का एक जाल बिछाता है और इंसान एक के बाद एक उस जाल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आखिर लालच की असली कीमत क्या होती है, क्या हो सकती है? शायद इस कहानी के खत्म होते होते इसका जवाब हमें मिल जाएगा। तो इस कहानी का विलन है नदी का राजा, एक बहुत ही शातिर मगरमच्छ। बात ये थी कि उसने नदी की सारी मछलियां खा ली थीं और अब उसकी भूख एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। जी हाँ, उसकी नजर अब इंसानों पर थी। और फिर एक दिन उसने अपना पहला हमला कर ही दिया। एक आदमी जो आराम से नदी में नहा रहा था, वो उसका शिकार बन गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये तो बस एक भयानक सिलसिले की शुरुआत थी। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैली और देखते ही देखते नदी के घाट एकदम सूने हो गए। डर का माहौल था, लेकिन इससे मगरमच्छ के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसका शिकार अब उससे डरकर छिप गया था। पर जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली शिकारी नहीं था। वो इंतजार कर सकता था और सोच भी सकता था। और इसी सोच से निकली उसकी शैतानी योजना, एक ऐसा जाल जिसका लालच किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था। हुआ ये कि एक दिन नदी की गहराई में उसे एक खजाना मिला, सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली। और बस उसी पल उसके शातिर दिमाग की बत्ती जल गई और एक खतरनाक प्लान तैयार हो गया। उसका प्लान सुनने में जितना सिंपल था, असल में उतना ही खतरनाक। पहला कदम, सोने की पोटली को अपनी पीठ पर टिकाना। दूसरा, पानी की सतह पर ऐसे तैरना कि सिर्फ सोना ही दिखाई दे। और तीसरा, बस धैर्य के साथ अपने अगले शिकार का इंतजार करना। और उसका ये जाल काम कर गया। एक किसान की नजर पानी में चमकते सोने पर पड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ दौलत चमक रही थी, उस दौलत के नीचे छिपी मौत नहीं। और सोने के लालच में वो बेचारा सीधा मौत के मुंह में चला गया। एक के बाद एक लोग गायब होते रहे। गांव में दहशत का साया और भी गहरा होता जा रहा था। गांव वाले हैरान थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जो लोगों को मौत के उस कुएं की तरफ खींच रही थी। आखिरकार जब पानी सर से ऊपर चला गया, तो गांव वालों ने मिलकर इस मुसीबत का सामना करने की ठानी। उन्होंने एक योजना भी बनाई, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि मगरमच्छ की चालाकी उनकी सोच से कहीं आगे थी। तो गांव के नौजवानों ने नदी पर पहरा देना शुरू कर दिया।
जैसे ही ऐसा हुआ, मगरमच्छ मानो गायब हो गया। हफ्तों बीत गए, कुछ नहीं हुआ, तो गांव वालों को लगा कि खतरा टल गया है। पहरा हटा दिया गया और फिर 2 महीने की खामोशी के बाद वही भयानक सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जब अपनी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो गांव वालों को एक बात तो समझ आ गई थी कि ये लड़ाई उनके बस की नहीं है। अब वक्त आ गया था कि इस काम को एक्सपर्ट्स के हाथ में सौंपा जाए। गांव वाले हताश होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंचे। कलेक्टर साहब ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शहर से 2 प्रोफेशनल शिकारियों को बुलवाया। अब उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। इन शिकारियों का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने बचाव की नहीं बल्कि हमले की तैयारी की। उनका प्लान था दुश्मन को उसी के खेल में हराने का, मतलब छिपकर उसकी चाल को समझना और फिर सही मौके पर वार करना। वो दिन रात छिपे रहे, इंतजार करते रहे, और फिर एक दिन उनका इंतजार कामयाब हुआ। दूर नदी के सतह पर कुछ चमक रहा था। जी हाँ, सोने की वही पोटली जो मौत का लालच बनकर तैर रही थी। और बस उस एक चमक ने सारे राज खोल दिए। शिकारियों को एक पल में पूरी कहानी समझ आ गई कि लोग क्यों अपनी जान गंवा रहे थे। ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं, बल्कि एक शिकारी की बिछाई हुई बहुत ही शातिर चाल थी। शिकारियों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उनकी बंदूकें गरजी और गोलियां सीधे सोने की पोटली के नीचे पानी में धंस गईं। और इस तरह दूसरों का शिकार करने वाला वो चालाक शिकारी आज खुद शिकार बन गया। उस मगरमच्छ की मौत के साथ ही गांव से डर का साया भी हट गया। जो नदी मौत का जाल बन चुकी थी, अब फिर से जिंदगी का हिस्सा बन गई और गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई। और हाँ, वो सोने की पोटली, कलेक्टर ने उसे उन दोनों बहादुर शिकारियों को इनाम में दे दिया। कमाल की बात है, जो सोना कल तक मौत का लालच था, आज वही बहादुरी का इनाम बन चुका था। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक बहुत सीधा है कि जब लालच आंखों पर पट्टी बांध देता है, तो इंसान सीधा शिकारी के जाल में जाकर ही गिरता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही सच है। जरा सोचिए, आज के इस डिजिटल जमाने में वो कौन से सोने के सिक्के हैं जो हमें ऑनलाइन या असल जिंदगी में अपनी ओर खींचते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसी नटखट चिड़िया की है जिसने पूरे जंगल को परेशान कर रखा था। पर सवाल ये है कि क्या किसी एक की शरारतों को रोकने के लिए पूरा का पूरा समुदाय एक साथ आ सकता है? चलिए आज हम सोनी चिड़िया की इसी कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे उसकी शरारतों का ये सिलसिला एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे एक अकेली चिड़िया के कारनामे पूरे जंगल में टकराव की वजह बनते हैं और कैसे एक बिल्कुल अनोखा फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है सोनी चिड़िया से। अब उसे हीरोइन कहें या विलन, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। वो अपनी माँ पायल के साथ रहती है और उसकी शरारतें पूरे जंगल में मशहूर हैं, बल्कि यूं कहें कि बदनाम हैं। उसकी बेचारी माँ पायल रोज सोनी को समझा बुझा कर जाती है, लेकिन इन सारी चेतावनियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस एक कान से सुनती है और दूसरे से उड़ा देती है। और फिर बहुत जल्द सोनी की ये छोटी मोटी शरारतें एक बड़ा रूप ले लेती हैं और इस बार उसका सामना होता है सीधे अपने पड़ोसी से। एक दिन की बात है, कुटकुट कबूतर गुस्से से लाल पीला होता हुआ पायल के दरवाजे पर आ धमकता है और इल्जाम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। उसका कहना था कि सोनी ने बारिश के मौसम के लिए बचाकर रखे दानों की बोरी में चोंच मार मार कर छेद कर दिया और उसका सारा का सारा जमा किया हुआ दाना दूसरे पंछी चट कर गए। सोनी तो जाहिर है साफ मुकर गई, कहने लगी, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कुटकुट भी इस बार पूरी तैयारी में था। उसने दावा किया कि उसके पास 10 गवाह हैं और धमकी भी दे डाली कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो ये मामला सीधा जंगल की पंचायत में लेके जाएगा। अब बात को और बढ़ने से रोकने के लिए पायल ने अपने हिस्से का एक दानों का बोरा कुटकुट को दिया और मामला शांत किया। लेकिन घर के अंदर सोनी की जमकर क्लास ली। उसे उसकी पुरानी करतूतें भी याद दिलाईं कि कैसे उसने मिट्ठू तोते की सारी मिर्चियां पानी में फेंक दी थीं। और फिर पायल ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, धमकी दी कालू कौवे से शादी की। जी हाँ, वही कालू कौवा
जंगल का सबसे बदनाम कौवा, जिससे हर कोई दूर ही भागता था। ये धमकी बिल्कुल निशाने पर लगी। सोनी डर के मारे ऐसी शांत हुई जैसे इसने कभी कोई शरारत की ही न हो। पर सवाल वही था, आखिर कब तक? ज्यादा दिन तक नहीं। सोनी को अपनी शरारतों के लिए बहुत जल्द एक नया और एकदम आसान निशाना मिल गया। जंगल में आया एक भोला भाला कबूतर, टोनी। टोनी कबूतर अभी अभी गांव से जंगल में रहने आया था। उसे न तो जंगल के तौर तरीकों के बारे में पता था और न ही सोनी की हरकतों के बारे में। और बस सोनी की शातिर नजरों ने इस भोलेपन में अपने लिए एक सुनहरा मौका देख लिया। तो सोनी ने जो जाल बिछाया वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बिल्कुल 3 स्टेप का, जिसे कहते हैं ना फूल प्रूफ प्लान था। सबसे पहले तो उसने एक झूठा रुतबा बनाया, खुद को जंगल के राजा की स्पेशल सेनापति बता दिया। फिर दूसरा कदम, उसने ऐलान किया कि भाई जंगल में रहना है तो हर नए पंछी को अपने दाने का आधा हिस्सा किराए के तौर पर देना पड़ेगा। और आखिरी दाव, एक सीधी सादी धमकी कि जो किराया नहीं देगा उसे सीधा जंगल की जेल में डाल दिया जाएगा। और ये तरकीब 100% काम कर गई। बेचारा भोला टोनी उसकी हर बात में आ गया। कई दिनों तक वो मेहनत से जमा किए गए अपने दानों का आधा हिस्सा सोनी को देता रहा, ये सोचकर कि वो राजा का किराया चुका रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। और यहाँ ये हद तब पार हुई जब सोनी की धोखाधड़ी की वजह से पूरे समुदाय को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। सोनी का ये सारा खेल तब सामने आया जब टोनी इतना तंग आ गया कि उसने हमेशा के लिए जंगल छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। ठीक तभी उसे कुटकुट कबूतर ने देख लिया और जब उसकी उदासी का कारण पूछा तो टोनी ने रोते रोते सारी सच्चाई उगल दी। अब जब कुटकुट ये नई शिकायत लेकर पायल के पास पहुंचा तो पायल तो मानो टूट ही गई। उसकी सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो गई और उसने बेबसी में कुटकुट से ही कहा, कुटकुट भाई, अब आप ही कोई रास्ता बताओ। और कुटकुट ने एक रास्ता सुझाया। उसका आइडिया था, सोनी की शादी करवा दो, हो सकता है जिम्मेदारी का बोझ उसे सुधार दे। पायल ने झट से अपनी वही पुरानी धमकी दोहरा दी, कालू कौवे से शादी। पर कुटकुट ने उसे फौरन रोका। उसने बताया कि कालू तो 1 नंबर का बदमाश है जो पहले ही अपनी 2 पत्नियों को छोड़कर भाग चुका है। और फिर उसने एक ऐसा हल सुझाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनी की शादी उसी सीधे साधे भोले भाले टोनी से करा दो। समुदाय की ये थोड़ी अजीब लेकिन सोची समझी योजना अब अमल में लाई जाती है और यही वो कदम है जो कहानी को उसके असली अंजाम तक पहुंचाता है। और यकीन मानिए, कुटकुट की ये योजना काम कर गई। कुछ ही दिनों बाद सोनी और टोनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी में एक जबरदस्त बदलाव आता है। वो न सिर्फ टोनी से अपने किए की माफी मांगती है बल्कि हमेशा के लिए शरारतें करना भी छोड़ देती है। ये वाकई एक हैरान करने वाला लेकिन बहुत ही अच्छा नतीजा था। सोनी का ये बदलाव हम सबके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी को बदलने के लिए कभी-कभी पूरे समुदाय का एक साथ मिलकर कोई साहसिक, कोई अलग सा कदम उठाना जरूरी हो जाता है? और एक समझदार पड़ोसी जैसे कि कुटकुट किसी की जिंदगी को किस हद तक सही राह पर ला सकता है? सोचिएगा जरूर। तो चलिए आज एक रानी, एक टोपी और बहादुरी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि ये हमें दोस्ती के बारे में क्या सिखाती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं और सवाल थोड़ा अजीब है। सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी ख्वाहिश जिंदगियां बदल सकती है। आइए इस कहानी को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रानी चींटी से। अब ये रानी चींटी एक गांव में पेड़ के नीचे बड़े आराम से रहती थी। उसकी जो प्रजा थी वो उसका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन क्या होता है कि रानी की नजर एक बच्चे की टोपी पर पड़ती है और बस उसे देखकर रानी के मन में एक जबरदस्त इच्छा जागती है और उसने फौरन अपनी सभी चींटियों को एक शाही हुक्म सुना दिया। चींटियां भागी भागी गईं और गांव में उन्हें एक दर्जी मिल भी गया जो मदद करने को तैयार था। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उसके जो औजार थे, जैसे नापने का फीता वगैरह, वो उनकी नन्ही सी रानी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े थे। अब ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हुआ। रानी तो इतनी उदास हो गई कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया, बस आईने के सामने बैठी रहती और उसकी ये उदासी धीरे धीरे पूरी की पूरी कॉलोनी में फैल गई। लेकिन कोई था जो ये सब सुन रहा था। पास में ही एक बिल था
जिसमें एक चूहा रहता था और रानी की ये दुख भरी ख्वाहिश उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो चूहा हिम्मत करके रानी के पास पहुंचा और एक ऐसी बात कही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने वादा किया कि उसकी पत्नी यानी चूहिया रानी की इस मुश्किल को हल कर सकती है। और यहाँ पर जो हल निकला वो सच में बड़ा मजेदार था। चूहिया ने दर्जी की मुश्किल को दूर करने के लिए किसी औजार का नहीं बल्कि अपनी ही पूंछ का इस्तेमाल किया। उसी से रानी के सिर का एकदम सटीक नाप ले लिया। तो मतलब देखने वाली बात यह है कि पहली मुश्किल किसी मशीन या औजार से हल नहीं हुई, बल्कि दया और एक अलग तरह की सोच से हल हुई। रानी को टोपी मिली, वो खुश हुई, और इस खुशी से एक ऐसा मजबूत वादा निकला जिसकी बहुत जल्द ही परीक्षा होने वाली थी। रानी इतनी खुश थी कि उसने चूहों को एक पक्का वचन दिया। उनकी इस नेकी के बदले में उसने अपनी पूरी कॉलोनी की तरफ से कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो उनके लिए अपनी जान भी दे देंगी। और यही में कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी और तभी सीन में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही खतरनाक किरदार की, एक हाथी। हुआ ये कि चूहे ने हाथी को देखकर हंस दिया। अब हाथी को लगा कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। बस इसी गलतफहमी में हाथी ने गुस्से में आकर पेड़ पर जोर से टक्कर मार दी और उस टक्कर से चूहा और चूहिया दोनों जमीन पर आ गिरे। पेड़ पर बैठी सारी चींटियां ये देख रही थीं। उन्होंने जैसे ही देखा कि उनके दोस्तों की जान खतरे में है, वो समझ गईं अब अपना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। उधर हाथी उन बेबस चूहों को अपने भारी भरकम पैरों से कुचलने के लिए आगे बढ़ा और ठीक उसी पल सारी चींटियों ने मिलकर एक जबरदस्त और बहुत ही बहादुरी वाला जवाबी हमला कर दिया। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। कुछ चींटियां सीधा हाथी की सूंड में घुस गईं और अंदर से काटना शुरू कर दिया। हाथी दर्द से इतना तिलमिला गया कि वो चूहों के बारे में भूल ही गया। वो बस अपनी सूंड को पागलों की तरह इधर-उधर पटकने लगा। चींटियों का ये दिलेर प्लान काम कर गया। इससे न सिर्फ चूहों की जान बची बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। जैसे ही हाथी का ध्यान भटका, चूहे और चूहिया को मौका मिल गया। वो फुर्ती से वापस पेड़ पर चढ़ गए और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। एक बार सुरक्षित हो जाने के बाद चूहे ने दिल से रानी का धन्यवाद किया। उसने कहा कि अगर आज आप लोग नहीं होते तो हम दोनों मारे जाते। और रानी का जवाब सुनिए। उसने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। मतलब ये कोई एहसान नहीं था, ये तो दोस्ती का एक कर्ज था जो चुकाया गया। तो आखिर में इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत सीधा सा सबक कि नेकी का कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, कभी बेकार नहीं जाता। एक छोटी सी टोपी बनाने की मेहरबानी का बदला 2 जिंदगियों को बचाकर चुकाया गया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कभी-कभी सबसे बड़ी मदद सबसे छोटे दोस्त से ही मिलती है? ये हमारे छोटे छोटे कामों की ताकत और दोस्ती में छिपी उस अनोखी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें घमंड, दोस्ती और मुश्किल वक्त के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी के दौरान हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो हमारी कहानी का हीरो है बंटी। बंटी एक चूहा है और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही चालाक। वो जंगल में अपने एक छोटे से घर में खुशी खुशी रहता था। लेकिन फिर बंटी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उसे एक ऐसा खजाना मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब ये खजाना क्या था? देखिए, जंगल के पास ही एक बच्चे ने अपने पुराने जूते फेंक दिए थे और बंटी के लिए उनमें से एक जूता, वो तो जैसे एक शानदार महल था, एक परफेक्ट नया घर। तो बंटी ने जी जान लगा दी। वो बड़ी मुश्किल से उस एक जूते को घसीटकर अपने घर तक ले आया। दूसरा तो उससे हिला भी नहीं। और फिर उसने उसे फूलों से सजाया, अंदर एक नर्म बिस्तर बनाया, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत और आरामदायक घर बना लिया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। और इस नए आराम ने बंटी के स्वभाव पर एक बहुत ही बुरी छाया डालनी शुरू कर दी थी। अब देखिए, उसका ये अनोखा घर देखने के लिए जंगल के सारे जानवर आने लगे
और बंटी वो बड़े ठाठ से अपने उस जूते के ऊपर बैठता। धीरे धीरे शोहरत के साथ साथ उसमें घमंड भी आने लगा। वो अपने ही दोस्तों को जो उसकी खुशी में शामिल होने आते थे उन्हें ही छोटा समझने लगा। एक दिन की बात है, उसका एक पुराना दोस्त नटखट कबूतर उससे मिलने आया और उसने दिल से बंटी के घर की तारीफ की। और यहाँ पर बंटी का बदला हुआ रूप साफ नजर आता है। तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय वो शक और घमंड से भरकर जवाब देता है। अब ऐसा जवाब सुनकर किसका दिल नहीं टूटेगा। नटखट बेचारा दुखी होकर वहां से उड़ गया और धीरे धीरे बंटी के इसी बर्ताव की वजह से उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए और वो अपने उस शानदार घर में बिल्कुल अकेला रह गया। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बंटी का यही घमंड और यही घर उसके लिए एक जाल बन जाता है। हुआ यूं कि एक रात जंगल में जोरदार तूफान आया, बारिश, बिजली, सब कुछ। लेकिन बंटी, वो तो अपने आरामदायक जूते वाले घर में दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रहा था। जिस जूते पर उसे इतना नाज था वही उसकी मुसीबत बन गया। उसके तले में एक छेद था और तूफान का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जब तक बंटी की आंख खुली तब तक तो जूता लगभग भर चुका था और वो डूब रहा था। अब वो घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज दबकर रह गई। उसे लगा बस अब सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा दोस्त मुश्किल में काम आता है। ठीक जब बंटी ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसकी आवाज किसी ने सुन ली। और ये कोई और नहीं बल्कि वही नटखट कबूतर था जिसे बंटी ने बेइज्जत करके भगा दिया था। नटखट ने उसे देख लिया और मौत को इतने करीब देखकर बंटी का सारा घमंड एक पल में टूट गया। उसने रोते हुए अपनी गलती मान ली। अब उसको बचाना इतना आसान भी नहीं था। पहले तो नटखट ने अपनी चोंच से उसे खींचने की कोशिश की, पर बंटी भारी था तो वो नाकाम रहा। फिर वो दूसरे जानवरों के पास मदद मांगने गया, लेकिन सब ने बंटी के बुरे बर्ताव को याद करके मना कर दिया। पर फिर कालू कौवा, वो नटखट की मदद के लिए तैयार हो गया और फिर दोनों ने मिलकर बंटी के पैर पकड़े और उसे उड़ाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गए। अगले दिन सुबह बंटी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो सीधा उस जूते के पास गया जो उसके घमंड की जड़ था और उसे नदी में धकेल दिया। ये एक तरह से अपने घमंड को हमेशा के लिए छोड़ देने जैसा था। और बात सिर्फ जूता फेंकने पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद वो एक एक करके जंगल के हर जानवर के पास गया और अपने किए के लिए उनसे माफी मांगी। उसने उन रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश की जिन्हें उसने अपने घमंड में तोड़ दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि घमंड हमें बिल्कुल अकेला कर सकता है। दूसरी, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी साथ नहीं छोड़ते, तब भी जब शायद हम उस दोस्ती के लायक ना हों। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अपनी गलती मान लेना और माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। और हाँ, कभी कभी जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा इतराते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और इसी के साथ हम इस कहानी के अंत पर पहुंचते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा जूता है, कोई ऐसी चीज जो हमें आराम तो बहुत देती है लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर कर रही है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहां जादू की चकाचौंध के पीछे महत्वाकांक्षा और धोखे की एक बहुत ही गहरी कहानी छिपी हुई है। ये एक क्लासिक कहानी है जो हमें विश्वासघात के नतीजों के बारे में काफी कुछ सिखाती है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं और उस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कर्तव्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते बल्कि लालच और धोखे की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर जादूगर से। आइए जरा देखते हैं कि उसकी कला और उसके जादुई साजो सामान में आखिर ऐसा क्या कमाल था। तो मिलिए हमारी कहानी के किरदारों से। एक मशहूर जादूगर, उसकी 2 वफादार बिल्लियां और 2 ऐसी चीजें जिनमें असली जादू छिपा था, एक जादुई छड़ी और एक रहस्यमयी काला कोट। जादूगर के करतबों की तो भई दूर दूर तक धूम थी। जरा सोचिए, जादूगर अपनी छड़ी घुमाता और
पलक झपकते ही एक बिल्ली बिल्कुल छोटी हो जाती और दूसरी एकदम विशाल। बच्चों की हैरान आंखें और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता था। ये उसका सबसे मशहूर करतब था, आप कह सकते हैं। लेकिन इस जादू का असली राज क्या था? देखिए, शक्ति सिर्फ छड़ी में नहीं थी, बल्कि उस काले कोट में भी उतनी ही ताकत थी। और ये दोनों चीजें जादूगर के लिए बहुत अनमोल थीं। क्यों? क्योंकि ये उसके गुरु की दी हुई विरासत थीं, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। लेकिन पर्दे के पीछे ना एक और ही कहानी पक रही थी। बिल्लियां अब सिर्फ जादू का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहती थीं। उनके दिमाग में आजादी की एक योजना धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। और बस यहीं से उस साजिश की चिंगारी भड़की। एक बिल्ली ने दूसरी से फुसफुसाकर कहा, क्यों ना हम इसकी जादू की छड़ी ही चुरा लें। उसकी आवाज में गुलामी से आजाद होने की तड़प थी और एक खतरनाक प्लान की चमक भी। बिल्लियों का प्लान बहुत सीधा सा था, पर उतना ही खतरनाक। वो जानती थीं कि असली ताकत सिर्फ छड़ी में नहीं है, कोट भी उतना ही जरूरी है। आजादी चाहिए तो दोनों को एक साथ हासिल करना ही होगा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां योजना तो कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी एक ऐसा धोखा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जैसे ही जादूगर आराम करने गया, बिल्लियों ने अपना काम शुरू कर दिया। एक ने छड़ी उठाई, दूसरी ने फुर्ती से कोट पहन लिया। लेकिन कोट पहनते ही उसे लगा जैसे उसमें कोई असीम शक्ति आ गई हो, और बस लालच उस पर हावी हो गया। एक झटके में उसने अपनी ही साथी से वो छड़ी छीन ली। उस एक पल में दोस्ती और धोखा आमने सामने आ खड़े हुए। एक बिल्ली आजादी के लिए गिड़गिड़ा रही थी, चलो बहन भाग चलते हैं। लेकिन दूसरी शक्ति के नशे में इतनी चूर थी कि उसने बेरहमी से कह दिया, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। और फिर शक्ति के अहंकार में अंधी होकर उस धोखेबाज बिल्ली ने वही जादू अपनी ही साथी पर चला दिया। छड़ी के एक झटके से उसने अपनी बेबस दोस्त को छोटा सा बना दिया और उसे वहीं अकेला छोड़कर आगे बढ़ गई। कहानी का अगला पड़ाव है टकराव। घमंड में डूबी बिल्ली अब सीधे जादूगर को चुनौती देने निकल पड़ती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब बिल्ली के पास छड़ी और कोट दोनों थे, तो उसका जादू जादूगर पर काम क्यों नहीं किया? चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। जादूगर ने बड़े शांत भाव से बताया कि उसका ज्ञान बिल्ली की समझ से कहीं ज्यादा गहरा था। उसने कहा, जिस गुरु ने मुझे ये शक्ति दी थी, उसी ने मुझे इसे काबू करने का तरीका भी सिखाया था। और बस एक ही पल में जादूगर ने बिल्ली के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया और अपनी जादुई चीजें वापस ले ली। खेल खत्म। और धोखे की सजा, उस बिल्ली को पूरे 12 घंटों तक रस्सी से उल्टा लटका दिया गया, भूखी प्यासी, अपने किए पर पछताती हुई। और किस्मत का खेल तो देखिए, उस विश्वासघात को ही जादूगर ने अपने नए शो का सबसे बड़ा आकर्षण बना लिया। अब वो वफादार बिल्ली छड़ी घुमाती और धोखेबाज बिल्ली छोटी हो जाती और लोग तालियां बजाते। विश्वासघात अब रोज का एक तमाशा बन चुका था। तो इस जादुई और सबक सिखाने वाली कहानी के आखिर में हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी का सार बहुत गहरा और साफ है कि शक्ति और लालच के लिए कभी भी उसे धोखा नहीं देना चाहिए जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा था, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई जादू नहीं होता। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या इसे न्याय कहेंगे जब किसी की सजा दूसरों के लिए एक तमाशा बन जाए? जादूगर का ये नया करतब और उस बिल्ली की कभी न खत्म होने वाली सजा हमें नैतिकता पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। ये कहानी एक ऐसी भावना के बारे में है जिसे हम सब ने कभी न कभी तो महसूस किया ही है। वो चाहत कि काश जो दूसरों के पास है वो हमारे पास भी होता। असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। जानते हैं, ये एक ऐसी भावना है जो अच्छी भली दोस्ती तोड़ सकती है, हमारी सारी खुशी छीन सकती है। चलिए इस कहानी के जरिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत, लगभग भुला दिए गए बगीचे से शुरू होती है। जरा सोचिए,
एक ऐसा बगीचा जहां रंग बिरंगे फूल खिले हैं और पास में ही एक झरना बह रहा है, जिसकी आवाज कानों को सुकून देती है। इस शांत और सुंदर जगह पर कई तरह के पंछी रहते थे, लेकिन दो की कहानी सबसे अलग, सबसे खास थी। तो हमारे जो मुख्य पात्र हैं वो हैं एक शानदार, खूबसूरत मोर और एक बेहद मीठी आवाज वाली कोयल। इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही अनोखा रिश्ता था। एक की खुशी दूसरे के सुंदर गीत से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। ये उनका रोज का काम था, एक तरह की आदत। जब भी कोयल गाना शुरू करती, मोर बस उस धुन को सुनता और खुशी से अपने सारे पंख फैलाकर नाचने लगता। और इसी सुंदर तालमेल ने उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी दोस्ती बना दी थी। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक बहुत ही मामूली से सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो एक दिन मोर ने बड़े ही भोलेपन से कोयल से ये सवाल पूछ लिया। अब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा सवाल उनकी दोस्ती में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। कोयल का जवाब ना बहुत ही सीधा साधा और प्यारा था। उसने बिना किसी घमंड के कहा कि ये तो बस ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है। और बस यहीं से जलन की एक छोटी सी चिंगारी मोर के दिल में सुलगने लगी। उसका ध्यान अपने खूबसूरत पंखों से, अपने नाच से पूरी तरह हट गया और बस एक ही चीज पर अटक गया, जो उसके पास नहीं थी, कोयल की वो मीठी, सुरीली आवाज। इस एक जलन की भावना ने सब कुछ बदल दिया। जो मोर पहले कोयल के गीत पर खुशी से झूम उठता था, अब उसने नाचना ही बंद कर दिया। वो अपने दोस्त से दूर दूर रहने लगा। उसकी खुशी अब एक जिद, एक जुनून बन चुकी थी। तो अपनी इसी इच्छा में पूरी तरह डूबा हुआ मोर जल्द ही अपने जुनून को पूरा करने के लिए एक नया लेकिन बहुत ही गलत रास्ता ढूंढ लेता है। हुआ ये कि एक दिन मोर ने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे कोयल के गीत से भी ज्यादा मीठी लगी। गांव में कोई आदमी बांसुरी बजा रहा था। मोर को लगा बस उसे अपनी इच्छा पूरी करने का रास्ता मिल गया है। फिर क्या था, उसने उस खूबसूरत संगीत के स्रोत यानी बांसुरी को चुराने का एक पूरा प्लान बना लिया। उसे पक्का यकीन था कि ये बांसुरी उसे वही मीठी आवाज देगी जो वो हमेशा से चाहता था। और जब उसने बांसुरी सफलतापूर्वक चुरा ली, तो उसके मन में जो ख्याल आए, उससे पता चलता है कि वो जलन में कितना अंधा हो चुका था। वो सोच रहा था कि अब उसकी जीत होगी और कोयल का घमंड चूर चूर हो जाएगा। लेकिन मोर को यह समझने में देर नहीं लगी कि किसी चीज को हासिल कर लेना और उस चीज को इस्तेमाल करने का हुनर होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। देखिए, अब मोर के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। बांसुरी तो होठों से बजाई जाती है, चोंच से नहीं। वो जब भी बजाने की कोशिश करता, सारी हवा उसकी चोंच के किनारों से बाहर निकल जाती। धुन तो क्या, बस एक अजीब सी हवा की आवाज आती। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अपनी हताशा में मोर ने एक बहुत ही खतरनाक और गलत फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर ये चोंच ही सारी मुसीबत की जड़ है तो इससे छुटकारा पाना होगा। सोचिए जरा, अपनी उस एक इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया। वो अपनी चोंच को बार बार पत्थर पर, पेड़ पर मारने लगा और तब तक मारता रहा जब तक वो टूट नहीं गई। ये कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। और जैसे ही उसकी चोंच टूटी, उसे एक असहनीय दर्द का एहसास हुआ। ये दर्द उसकी जलन और उसकी नासमझी का सीधा, बहुत ही तकलीफदेह नतीजा था। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। वो न तो बांसुरी बजा पाया और सबसे बुरा ये हुआ कि उसने अपनी खाने पीने की काबिलियत भी हमेशा के लिए खो दी। जब वो दर्द और पछतावे के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तभी उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आता है। चलिए देखते हैं कहानी का अंत कैसे होता है। ये कोई और नहीं बल्कि कोयल थी। वो उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसे कहानी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसने बताया कि देखो, हम दोनों को ही ऊपर वाले ने बनाया है और दोनों को ही खास बनाया है। तुम्हारे पास नाचने के लिए खूबसूरत पंख हैं, तो मेरे पास गाने के लिए मीठा गला। जरा सोचिए कोयल की महानता के बारे में। ये माफ करने और दया दिखाने का एक अद्भुत उदाहरण है। जिस दोस्त ने उससे इतनी ईर्ष्या की, उसी की जान बचाने के लिए वो सबसे पहले आगे आई। तो इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है। ये हमें खुद को वैसे ही स्वीकार करने की एक बहुत गहरी सीख देती है जैसे हम हैं, अपनी अनोखी खूबियों को पहचानने की और दूसरों से मुकाबला करने के बजाय जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की।
आज हम बात करेंगे एक छोटी सी बच्ची की, छुटकी की, उसकी हिम्मत और उसके संघर्षों की एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है यहीं से, 8 साल की छुटकी के साथ। उसकी पूरी दुनिया सड़क के किनारे बनी ये छोटी सी झुग्गी ही है और वो बस अपने पापा का इंतजार कर रही है। देखिए, 2 साल पहले उसकी माँ गुजर चुकी थी, तो अब उसकी जिंदगी का पूरा केंद्र उसके पिता लाखन ही थे। सब कुछ उन्हीं के आसपास घूमता था। अब छुटकी के पिता लाखन के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे थे। एक तरफ ठेले पर फल बेचकर घर के लिए थोड़ा बहुत कमा लाते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी शराब की लत थी, जो ज्यादातर कमाई तो ले ही जाती थी और साथ ही घर में एक अजीब सा माहौल, एक अस्थिरता बनाए रखती थी। उसी सुबह की बात है। छुटकी ने अपने बापू से कहा था, घर में कुछ खाने को नहीं है, शाम को राशन ले आना। कितनी सीधी साधी लेकिन दिल को चुभने वाली बात है ना। ये दिखाता है कि उनका हर दिन का संघर्ष कैसा था। खैर, शाम ढली, अंधेरा होने लगा और छुटकी को जोरों की भूख लगने लगी। उसने रात के लिए मिट्टी का तेल डालकर लैंप तो जला लिया, लेकिन पिता के आने में जितनी देर हो रही थी, उसकी भूख और चिंता दोनों बढ़ते ही जा रहे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां छुटकी की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो मदद के लिए अपने पड़ोसी बनवारी चाचा के पास जाती है और उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो सब कुछ बदल देती है। तो बनवारी चाचा उसे बताते हैं कि पुलिस बाजार से सारे ठेले उठा ले गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पिता लाखन शराब पीकर थाने में हंगामा करने लगे और नतीजा, दरोगा ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया। मतलब पहले तो रोजी रोटी गई और फिर पिता भी। अब बनवारी चाचा ने तो उसे अपने पास रुकने को कहा, लेकिन सोचिए उस 8 साल की बच्ची की हिम्मत। उसने कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाऊंगी। उसके मन में बस एक ही डर था कि पता नहीं पुलिस वाले उसके बापू के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तो उसने फैसला किया कि वो खुद ही इस मुश्किल का सामना करेगी। तो बस वो छोटी सी बच्ची पहुंच गई पुलिस चौकी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक डरावना सा माहौल, पुलिस वाले और वहां एक 8 साल की बच्ची अपने पिता को छुड़ाने के इरादे से अकेली खड़ी है। वो सीधे इंस्पेक्टर के पास जाती है और उसकी आवाज में कितनी बेबसी है। वो कहती है, साहब, मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा और कोई नहीं है। वो उस पत्थर दिल इंस्पेक्टर को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेली है। लेकिन इंस्पेक्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो उसकी बात को सच मानने के बजाय इसे सिर्फ एक ड्रामा समझता है, एक आम चाल। वो सीधे सीधे कह देता है, ये सब नाटक बंद कर और जा किसी बड़े को लेकर आ। मतलब जरा भी हमदर्दी नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंस्पेक्टर उसे बाजू से पकड़ता है और जोर से धकेल देता है। वो बेचारी दूर जाकर गिरती है। ये वो पल था जब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई और उसका जवाब उसे हिंसा से मिला। जब वो किसी तरह खुद को संभाल कर उठती है तो देखती है कि उसकी कोहनी छिल गई है, खून निकल रहा है। ये वो पल था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। चोट सिर्फ जिस्म पर नहीं, दिल पर भी लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से कोई नई शुरुआत होती है। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो पूरा खेल ही पलट देती है। ये थी निरुपमा जी, एक जानी मानी समाज सेविका। और उनका अंदाज देखिए, वो आकर इंस्पेक्टर पर तंज कसती हैं। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, एक छोटी सी बच्ची पर अपनी ताकत दिखा रहे हो। बस इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर एकदम से घबरा गया, डिफेंसिव मोड में आ गया। निरुपमा जी ने मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले उन्होंने छुटकी को उठाया, उसके घाव को देखा। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि वो बाहर बनवारी चाचा से सब सुन चुकी हैं। उन्होंने सीधे सीधे सवाल किया कि किस कानून के तहत ठेले जब्त किए गए। उन्होंने लाखन के खिलाफ एफआईआर की कॉपी मांगी और फिर उन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल है। और निरुपमा जी सिर्फ उस दिन की प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आई थीं। उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया। पहला कदम, लाखन को तुरंत छुड़ाना। दूसरा, घर के लिए फौरन राशन का इंतजाम करना। तीसरा और सबसे जरूरी, छुटकी का स्कूल में एडमिशन कराना, जिसका पूरा खर्चा उनका एनजीओ उठाएगा। और चौथा, लाखन को एक आखिरी सख्त चेतावनी देना कि अगर दोबारा शराब को हाथ लगाया तो सीधा जेल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इस एक घटना ने, इस एक मदद ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाया। क्या सच में एक नई सुबह हुई? जब वो अपनी झुग्गी में वापस पहुंचे तो लाखन का नशा उतर चुका था और उसे अपनी गलती का, अपनी नाकामी का गहरा एहसास हो रहा था।
उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटी उससे कितना प्यार करती है और उसके लिए कितना कुछ सह गई। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी और एक वादा किया, और वो वादा झूठा नहीं था। अगले ही दिन से लाखन ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ निरुपमा जी की मदद से छुटकी का सपना भी पूरा हुआ। वो स्कूल जाने लगी। बस उस एक मदद ने उन दोनों को एक स्थिर आज और एक उम्मीद भरा कल दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक 8 साल की बच्ची की हिम्मत एक समाज को उसकी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या सिखा सकती है। देखिए, चुटकी की बहादुरी ने हालात का सामना तो किया, लेकिन असली बदलाव तब आया जब निरुपमा जी जैसे लोग, यानी समाज, ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। नमस्कार, चलिए आज सुनते हैं चिंकू की कहानी। एक ऐसे चालाक बंदर की जिसे लगता था कि अरे उससे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी सबक सिखाई ही देती है। उसको भी ईमानदारी का असली मतलब बड़ी मुश्किल से समझ में आया। तो चिंकू के इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? पहले तो उसकी चालाकी के किस्से, फिर कैसे उसे जंगल से निकाल दिया गया, उसके बाद शहर में उसने क्या क्या झेला, कैसे वो एक मदारी का कैदी बन गया, और फिर सबसे जरूरी ईमानदारी का सबक, और आखिर में उसकी घर वापसी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक चालाक बंदर। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में। यहीं रहता था चिंकू, और चिंकू को पूरा भरोसा था कि उससे ज्यादा समझदार और चालाक तो इस पूरे जंगल में कोई दूसरा है ही नहीं। अब उसकी स्ट्रैटेजी, मतलब उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था। दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाओ और उनका खाना चुरा लो। बड़ा आसान लगता है ना? और वो करता भी यही था। अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में जंगल के सीधे साधे जानवरों को फंसाता, उनका दिल जीत लेता, और जैसे ही मौका मिलता, फुर्र, उनका सारा खाना गायब। लेकिन आखिर कब तक? आ गया दूसरा हिस्सा, जंगल से निकाला गया। एक दिन सब जानवरों के सब्र का बांध टूट गया। उन सब ने मिलकर फैसला किया कि अब बहुत हुआ, इस चिंकू का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस जंगल के राजा शेर सिंह ने एक पंचायत बुलाई और सबके सामने चिंकू को उसकी सजा सुनाई। उन्होंने साफ साफ कहा, चिंकू, हम सबने फैसला किया है कि तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा। तुम अपनी मीठी बातों से भोले भाले जानवरों को फंसाकर उनका खाना चुराते हो। साफ था, अब उसकी धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये सुनते ही चिंकू के तो होश उड़ गए। वो एकदम घबरा गया। उसने राजा के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, माफी की भीख मांगी। बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। वादा भी किया। लेकिन शेर सिंह अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि चिंकू को असली सबक तभी मिलेगा जब वो जंगल के बाहर की कठोर दुनिया देखेगा, एक ऐसी दुनिया जहां शायद उससे भी ज्यादा चालाक लोग मिलेंगे। तो सजा तय हुई, 1 साल के लिए जंगल से बाहर। अब आती है कहानी के तीसरे हिस्से की बारी, शहर में संघर्ष। भारी मन से चिंकू ने अपना घर, अपना जंगल छोड़ दिया और चल पड़ा शहर की तरफ। और शहर, वो तो उसके लिए बिल्कुल नई जगह थी। एक अजीब सा कंक्रीट का जंगल, उसके अपने घर से एकदम अलग और कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक। सोचिए, उसकी दुनिया कैसे पलट गई थी। जंगल में आजादी थी, पेड़ों पर फल थे, सब अपने थे, कोई चिंता नहीं। और शहर में ना खाना ना पानी, हर तरफ अनजान लोग, अनजान खतरे, और पेट में लगातार भूख। भूख से इतना बेहाल हो गया था चिंकू कि उसने वापस अपनी पुरानी चाल चलने की सोची। उसने एक प्लान बनाया। रात में एक फल की दुकान में घुसा और एक खाली टोकरी में जाके छिप गया। दुकान बंद हुई और उसने जी भर के फल खाए, पानी पिया, पर जल्दी जल्दी में एक गलती कर बैठा, अपनी मौजूदगी के सबूत छोड़ गया। और यहां से शुरू होता है चौथा और सबसे बुरा दौर, मदारी का कैदी। अगली सुबह जैसे ही दुकानदार आया, उसने कुतरे हुए फल देखे। उसकी नजर इधर उधर घूमी और फिर टोकरी से बाहर झांकती चिंकू की पूंछ पर पड़ी। बस, उसने एक पल भी नहीं लगाया, फौरन एक मदारी को बुला लिया। और इसके बाद तो चिंकू की जिंदगी, सच पूछो तो नर्क बन गई। मदारी रोज उसकी पिटाई करता था, खाने को बस इतना सा देता कि वो जिंदा रह सके। जबरदस्ती उसे नाचना सिखाता, अलग अलग करतब करवाता, और फिर
भीड़ के सामने तमाशा बनवाता। उसकी सारी चालाकी, सारी होशियारी सब एक तरफ रखी रह गई। अब हर रात जब वो अकेला होता तो बस रोता रहता था। उसे अपना जंगल याद आता, वो आज़ाद, आसान जिंदगी जहां सब कुछ था। अब उसको समझ आ रहा था कि अपनी बेवकूफ़ी और बेईमानी में उसने कितना कुछ खो दिया है। और अब कहानी का 5वां हिस्सा, ईमानदारी का सबक। लेकिन जिस वक्त चिंकू अपनी किस्मत पर रो रहा था ना, बिल्कुल हार मान चुका था, ठीक उसी वक्त आसमान से उम्मीद की एक किरण आई। कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी पल चिंकू को पहली बार अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैं ईमानदारी से रहा होता। जंगल में तो किसी चीज की कमी नहीं थी, खाने पीने को सब कुछ था, फिर भी मैंने ये गलत रास्ता चुना। और जैसे ही उसने ये सोचा, एक चमत्कार हुआ। आसमान से उसके अपने जंगल के कुछ पक्षियों का एक झुंड गुजर रहा था और उन्होंने नीचे तमाशा दिखाते हुए चिंकू को पहचान लिया। ये थी उम्मीद की पहली झलक। चिंकू ने यह मौका बिल्कुल नहीं गंवाया। उसने फौरन उन चिड़ियों से मदद मांगी। उसने उनसे कहा, बहनों, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। जाकर शेर सिंह से कहो कि मुझे माफ कर दें और वापस जंगल बुला लें, नहीं तो मैं यहां मर जाऊंगा। चिड़ियों को उसकी हालत देखकर बहुत तरस आया। वो सीधा जंगल गईं और अगले दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर लौटीं। खबर ये थी कि चिंकू को माफ कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसी रात उसे वहां से आजाद करवाने का पूरा प्लान भी बना लिया था। और अब आखिरी हिस्सा, घर वापसी। प्लान काम कर गया। उसी रात जब मदारी गहरी नींद में सो रहा था, सारी चिड़ियों ने मिलकर चुपके से चिंकू की रस्सियां अपनी चोंच से काट दीं। आजाद होते ही चिंकू एक पल भी नहीं रुका। वो सीधा अपने घर, अपने जंगल की तरफ भागा। जंगल पहुंचकर उसका सबसे पहला काम पछतावा करना था। अगली ही पंचायत में वो सबके सामने खड़ा हुआ और एक एक जानवर से अपनी पुरानी गलतियों के लिए दिल से माफी मांगी। और ये कोई दिखावा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस दिन के बाद चिंकू सच में पूरी तरह बदल गया। वो जंगल के सबसे ईमानदार जानवरों में से एक बनकर रहने लगा। उसने आखिरकार अपना सबक सीख ही लिया था। तो चिंकू की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। सवाल ये है कि क्या चालाकी से शॉर्टकट लेकर मिला फायदा बेहतर है, या फिर ईमानदारी का सीधा सच्चा रास्ता, भले ही वो थोड़ा मुश्किल क्यों ना लगे। शायद चिंकू के पूरे सफर को देखकर इसका जवाब हम सबको मिल ही जाता।